सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना अपने समय को व्यर्थ किए हुए हम अपने टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 3 लिस्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में 3 लिस्टें दी गई हैं। नंबर 1 है यूनियन लिस्ट, संघ सूची। नंबर 2 है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। और नंबर 3 है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इन तीनों को मैंने यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। हमारे भारत के संविधान के 7वें शेड्यूल में ये लिस्टें पाई जाती हैं। अब इस 7वें शेड्यूल में क्या दिया गया है, इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। मतलब सबको सेपरेट सेपरेट विषय दिए गए हैं कि इस विषय में आप अपना काम करिए। कोई किसी के एरिया में इंटरफियर नहीं करता है। संविधान ने केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया है ताकि उनमें आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसीलिए सब्जेक्ट्स को डिसाइड किया गया है कि ये सब्जेक्ट इस लिस्ट में रहेंगे और ये सब्जेक्ट उस लिस्ट में रहेंगे। और पर्टिकुलर लिस्ट में सब्जेक्ट्स का बंटवारा कर दिया गया है, डिवीजन कर दिया गया है। अब इन तीनों लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट्स आते हैं इसको समझ लीजिए। यहां पर 2 स्थितियां हैं। एक, संविधान के लागू होने के समय इस लिस्ट में कितने विषय थे, और एक, अभी वर्तमान में कितने विषय हैं। ये 2 कंडीशंस हैं यहां पर। ये आपको मैं तीनों लिस्ट में एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। और एट प्रेजेंट इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, 100 सब्जेक्ट हैं। दूसरी लिस्ट है हमारी स्टेट लिस्ट। संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने विषय थे, 66 विषय थे। एट प्रेजेंट इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, 61 सब्जेक्ट्स हैं। थर्ड है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने विषय थे, 47 विषय थे। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। तो इस विषय में सब्जेक्ट्स की जो संख्या है वो चेंज होती रहती है टाइम बाय टाइम। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइए इस लिस्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हम एक लिस्ट को एक बार में समझेंगे और लिस्ट बाय लिस्ट चलेंगे। नंबर 1 थी हमारी यूनियन लिस्ट, संघ सूची। मैं आपको बता चुका हूं, इसके बारे में जान लीजिए। पहला पॉइंट यहां पे लिखा है, यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन लिस्ट में कौन सब्जेक्ट आएंगे भाई, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखते हैं, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब वो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी। आप एग्जांपल ले लीजिए, ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि डिफेंस ऑफ द कंट्री यहां पर सब्जेक्ट है। अब आप मान लीजिए कि हर स्टेट की अलग अलग आर्मी हो गई, तो जो हर स्टेट की अलग अलग आर्मी होगी वो तो अपने स्टेट के प्रति स्वामी भक्त होगी। देश के प्रति तो उनके अंदर भावना ही नहीं आएगी देश की। वो तो कहेंगे, हम कहेंगे उत्तर प्रदेश वाले हैं, वो कहेंगे हम बिहार वाले हैं, वो कहेंगे हम तमिलनाडु वाले हैं, और सब आपस में मारामारी कर लेंगे। इसीलिए इस सब्जेक्ट को हमने यूनियन लिस्ट में डाला है ताकि पूरे देश का एक डिफेंस सिस्टम हो। हम बोलते हैं ना इंडियन आर्मी, हम ये थोड़ी ना बोलते हैं उत्तर प्रदेश की आर्मी, बिहार की आर्मी, झारखंड की आर्मी, ये तो नहीं बोलते ना। हम बोलते हैं इंडिया की आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। इसीलिए इस सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में डाला गया है। करेंसी का एग्जांपल ले लीजिए। करेंसी मान लीजिए आपके हर राज्य की अलग अलग करेंसी हो गई। अब आपके देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 28 8 मिला करके कितना बन गया, 36। अब आपके देश में 36 करेंसी चल रही है। अब मान लीजिए आपको यूपी से जाना पड़ा राजस्थान घूमने के लिए, और आपकी ट्रिप है 1 या 2 दिन की, मुश्किल से 1-2 दिन आपको लग गया करेंसी कन्वर्ट कराने में ही। तो ये सब अव्यवस्था हो जाएगी ना। आप पूरे टाइम तो करेंसी कन्वर्ट कराते रहेंगे जो ट्रेवल करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए करेंसी वाला जो सब्जेक्ट है वो डाला गया है यूनियन लिस्ट में, ताकि हमारे पूरे देश की एक ही करेंसी हो। हमारे पूरे देश में रुपया ही चलता है ना, आप कहीं भी चले जाइए रुपया ही करेंसी चलेगा, अलग अलग करेंसी है ही नहीं। इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में डाला जाता है ताकि पूरे देश के लिए ये इंपॉर्टेंट रहे और इन पर कानून बनाया जा सके।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। वही बात निकल के आ जाती है, ये सब्जेक्ट हमने यूनियन लिस्ट में इसलिए डाले हैं क्योंकि इन सब्जेक्ट्स पर हमको पूरे देश में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, एक जैसे नियम कानून चाहिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। अब इस पे कानून कौन बनाएगा, इसको समझ लीजिए। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बुक में यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन इन सब का मतलब क्या है, केंद्र सरकार। उम्मीद है आपको यूनियन लिस्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारी स्टेट लिस्ट, ये हमारी दूसरी लिस्ट है। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। इस लिस्ट में कौन सब्जेक्ट आएंगे, इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आएंगे जो राज्य और लोकल लेवल पर महत्वपूर्ण है। मतलब राज्य से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे आएंगे स्टेट लिस्ट में। कौन कौन सब्जेक्ट हैं इनको समझ लीजिए। ये सब्जेक्ट हैं पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। पुलिस का एग्जांपल ले लीजिए, हमने पूरे देश में तो बना दी इंडियन आर्मी जो पूरे देश की रक्षा करेगी, लेकिन जो स्टेट के जुड़े हुए और जो लोकल के जुड़े हुए छोटे मोटे मुद्दे हैं उनको कौन हल करेगा, उनको हल करने के लिए हमने हर राज्य में पुलिस बना दी। मान लीजिए आपके शहर में, आप में और आपके पड़ोसी में झगड़ा हो जाए, तो इसको सुलझाने के लिए आप इंडियन आर्मी के पास चले जाएंगे कि कहेंगे कि आइए इंडियन आर्मी आइए और हमारे यहाँ जो है, जो हमारे मोहल्ले में लड़ाई हुई है इसको सुलझा दीजिए। भाई उनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है ना सुरक्षा की। आपके मोहल्ले का जो लड़ाई झगड़ा है वो उसको निपटाने के लिए पुलिस है ना राज्य में। इसीलिए हमने पुलिस को बनाया कि जो शहर में और जो राज्य में अपने क्राइम हो रहे हैं पर्टिकुलर राज्य में, उसके लिए राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने पुलिस का कॉन्सेप्ट लाया। इसीलिए पुलिस स्टेट लिस्ट में है। अब बात आती है सिंचाई की और एग्रीकल्चर की, दोनों को एक साथ समझ लीजिए। देखिए सिंचाई करेंगे तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, आपका फसल अच्छी होगी। अब हर राज्य की अपनी अपनी इंडिया में डाइवर्सिटी है। भाई किसी राज्य में कोई मिट्टी हो रही है, किसी राज्य में कोई फसल हो रहा है, किसी राज्य में कोई फसल हो ही नहीं रहा है, और किसी राज्य में 3-3 4-4 नदी हैं, किसी राज्य में नदी ही नहीं है, तो सिंचाई कैसे होगी। अब इसकी व्यवस्था के लिए एग्रीकल्चर को और इरिगेशन को अपना अपना राज्य पर छोड़ दिया गया कि आप अपने अपने राज्य में डिसाइड करिए। इसको स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया कि अपने अपने राज्य में अपना अपना खाने पीने का और कृषि का और सिंचाई का, इन सब चीज़ों का व्यवस्था करिए आप। इरिगेशन का ट्रेड है, व्यापार है, हर राज्य में कोई कोई वस्तु विशेष है तो वो अपने अपने राज्य का अपने अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं। ये सब आपका आ गया स्टेट लिस्ट में। द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। अब जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, उन पर कानून बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। राज्य सरकार को यह अथॉरिटी दी गई है कि जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में आते हैं उन पे आप अपना कानून बनाइए अपने राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए। तीसरी लिस्ट है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इसको समझ लीजिए। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो दोनों के लिए कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के लिए। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए जो विषय कॉमन इंटरेस्ट के हैं उनको हम कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। कौन सब्जेक्ट हैं ये? एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है। देखिए जो आपका पढ़ाई लिखाई वाला है ना, एजुकेशन, वो कहाँ जाता है? वो कॉन्करेंट लिस्ट में जाता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सेंट्रल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैरिज है, आप जो शादी ब्याह होता है लोगों में, वो इंक्लूडेड हो जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में। एडॉप्शन है, जो बच्चे एडॉप्ट करते हैं माता पिता लोग, वो कहाँ जाएगा? कॉन्करेंट लिस्ट में जाएगा। सक्सेशन, पिताजी की वसीयत में कितना मिलेगा बच्चों को, उत्तराधिकार, ये सब कहाँ जाएगा? ये जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में। अब इस पे कानून कौन बनाएगा? बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही पास ये अथॉरिटी है कि वो इन सब्जेक्ट्स पर
कानून बना सकते हैं। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। इसको समझ लीजिए। मान लीजिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार दोनों ने कानून बनाया। अब उनके बनाए हुए कानूनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई वो कह रहे हमारा सही है, वो कह रहे हमारा सही है, तो किसका सही माना जाएगा? तो इस स्थिति में हम यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। मतलब उसी कानून को माना जाएगा जो यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है। वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून खत्म हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनाया गया कानून माना जाएगा। हमने आपको तीनों लिस्टें समझा दी हैं। वहां पर तीनों लिस्टें खत्म हो गई कॉन्करेंट लिस्ट वाले पे। अब कॉन्करेंट लिस्ट पर जब हमने तीनों लिस्टें आपको समझा दी हैं, उसके बाद भी संविधान में कुछ विषय बचे रह गए हैं। ये कौन से विषय हैं? अब ये बचे हुए विषय कहाँ जाएंगे? ये बचे हुए विषय हमारे रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। रेसिडुअरी का मतलब होता है बचे हुए। द सब्जेक्ट्स नॉट कवर्ड इन दोज 3 लिस्ट फॉल अंडर दिस लिस्ट। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना कि व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट्स। अब वो सब्जेक्ट कहां जाएंगे भाई जो किसी भी लिस्ट में नहीं आए, उधर की तीनों लिस्टों में। और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। देखिए हमारा जब संविधान बना था तब हमने 3 लिस्टें बनाई थी और उसमें हमने सब्जेक्ट्स को डाला था। अब जब हमारा संविधान बना था तब हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी नहीं थी। भाई कंप्यूटर तो इंडिपेंडेंस होने के बहुत बाद में आया है ना हमारे देश में। अभी कंप्यूटर बाद में आया तो भी इधर तो 3 लिस्टें बन चुकी थी। अभी ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले को कहां रखते हम? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला जो सब्जेक्ट है वो बन गया हमारा रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो साइबर क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं ये सब कहां चला जाएगा? ये सब हमारा चला जाएगा रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स में। अब बात आ जाती है कि इस पे कानून कौन बनाएगा? तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। देखिए यहां पर भी केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर है। अब भाई हमारे संविधान के हिसाब से संविधान ने केंद्र सरकार को यह पावर दी है कि आप रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स पर कानून बनाइए, तो केंद्र सरकार इन पर अपना कानून बनाती है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।